कराया गया अलग अलग टॉपिक से आपका, चाहे आपका पॉलिटी हो या फिर ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। आपका ये देख सकते हैं 200 से ज़्यादा वीडियो मैंने आपका इसमें घटना चक्र सिर्फ बनाया है इसमें। तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा CRT NCERT की बुक है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए अपने कंटेंट पर चलते हैं, और एक बार वीडियो को सभी लोग आ करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हैं ये आपका कल के डेट में हम यहाँ तक आपका कंप्लीट कराए थे, यहाँ तक। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 15 नंबर फिर से बता देते हैं। एक ट्रेन जो है जैसे ही चलना प्रारंभ करता है तो उसमें बैठे हुए यात्री को पीछे की ओर झुकता है, किसके कारण होता है? तो ये आपका स्थिरता के आपका होता है। स्थिरता जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपका स्थिरता की जरूरत के कारण, इनर्शिया के कारण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाले। तो पहला कथन क्या है? एक पूर्णतः आपका घर्षण आपका जो है घर्षणहीन पृष्ठ में, यानी कम्प्लीटली आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने ही गति में आ जाता है, अपने ही वो गति में आ जाता है। कारण है कि यदि किसी तंत्र में कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उसमें आपको जो है उसमें क्रियाशील बल, तो इसका संवेग आपका एच आपका जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये आपकी बिल्कुल दोनों बातें सही है, अपनी अपनी बातें, बट ये निष्कर्ष को अब परिभाषित नहीं कर रहा है। ये IAS में देख सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन है। सड़क पर चलने के लिए अपेक्षाकृत बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो घर्षण के कारण, ये मैंने बताया था, वो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष में कि आपके कथन और निष्कर्ष में निकाले गए आपको बताना है। कथन आपका है भरी हुई गाड़ी यानी कार्ट को चलाने और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ये बातें सही है, गलत आप बताइएगा। फिर आपका एक बार जो है गाड़ी पर चल पड़ने के बाद जो है घर्षण कम हो जाता है, याद रखिएगा। एक बार अगर गाड़ी चल गई तो उसमें के बाद चलाना उसको आसान हो जाता है। यू आर एबल टू डू इट ईजली, तो आप उसको फिर आसानी से उसको हम ढकेल सकते हैं। बट वो अगर ऑलरेडी स्टैटिक फोर्स में है, यानी वो रुका हुआ है, तो फिर उसको चलाने में थोड़ा दिक्कतें आती है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। भरी हुई यानी कि भरी हुई गाड़ी में को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चलने देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर गांव से 5 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताया कि नाव का द्रव्यमान और मनुष्य के द्वारा के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो ये बता सकते हैं ये कितना मल्टीप्लिकेशन है, तो बताइएगा आप लोग। चलिए मनुष्य का द्रव्यमान इसको निकाल लीजिए, m मान लेते हैं, और उसका नाव का द्रव्यमान n मानते हैं, और नाव और प्लस व्यक्ति का कूदने को आपको पूर्ण घर्षण आपको 0 प्राप्त हुआ। तो m1 v2 आपका मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास के आप कर सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। m यानी दोनों के व्यक्ति को कूदने के उपरांत जो है दोनों का संवेग होता है m × 5 - n × 0.5, यहाँ पर हुआ है विस्थापित हुआ 0.5 मीटर इज इक्वल टू 0 है। तो n और m का रेशियो निकल जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो ये 10 टाइम हो जाएगा, याद रखिएगा 10 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आप बताइएगा। 10th नंबर क्वेश्चन बताइएगा। सॉरी, अभी स्पीड सही होने के कारण मैं आपको लाइव आकर के सारी चीज़ बता रहा हूँ, एक बार बता दीजिएगा सभी। चलिए 20, एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं जो है समान है, यानी कि एक ट्रक और सभी की गतिज ऊर्जा यानी कि आपका काइनेटिक एनर्जी सेम है। और यदि समान अवरोधक आपको जो है बल लगाया जाए, वे क्रमशः आपका XYZ यानी कि दूरी कितना करेगा, तो आपका सभी सेम हो जाएगा, क्योंकि अवरोधक बल आपको जो है इसमें क्रमशः जो है आपको दूरी कितना कवर करेगा, तो लगभग सेम ही करेगा, चाहे वो ट्रक हो या कार हो या मोटरसाइकिल हो। यदि किन्हीं वस्तुओं की गति ऊर्जा समान होता है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए गए जाए तो वो समान दूरी तय पर रुकेगी। XYZ जो है आपस में समान है। चाहे आपको जैसे मान लीजिए कि 100 किलो का ट्रक है, हालांकि होता नहीं है, ये 1000 किलो का होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है 100 किलो का ये भी है, 100 किलो का ये भी है, उस पर आरोपित बल भी उतना ही है, और 100 किलो का साइकिल है। हालांकि संभव नहीं है, बट आप मान लीजिए, साइंस में आप मैथमेटिक्स में ये फायदा है कि आप मान के आंसर को निकालते हैं और फिर वो बाद में उसको प्रूव करते हैं। तो ये आपको इस तरह से। चलिए नेक्स्ट, दो समान द्रव्यमानों के
वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात में कितना है, तो 4:3 है। तो उसके वेगों का अनुपात क्या है, तो इसका रूट में कर दीजिए तो 2:3 आ जाएगा। इसको निकालना देखिए इस तरह से किया गया। आपको पता है गति ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² होता है, और दूसरा का आपका हाफ mv²। उसका क्या कर दिया है, तो दोनों को ऊर्जा का दोनों समानों को, तो उसके वेगों का अनुपात निकालना है, तो इसको उल्टा कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए रूट में, तो रूट में निकालूंगा 2:3 निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर पर जब कार जो है सीधी अब समतल सड़क पर चलेगी, अगर पहियों में प्रत्येक पर आपका प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, तो आपका आर से कम आपका इसमें होगा, आर से याद रखिएगा कम इसमें लगेगा। किसी वस्तु में आपका गतिज घर्षण यानी डायनेमिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती और सटीक प्रेषण से कम होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, याद रखिए ये IAS 2003 में पूछा गया है। आपका तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आपका आगे की ओर एक समान त्वरण से आपस से जा रहा है, तो तेल का मुक्त आपका जो है मुक्त पृष्ठ क्या है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, तो क्षैतिज से इस प्रकार जो आनत होगा कि पिछले इस सिरे पर अधिक गहराई देगा। सड़क यानी समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसमें सही कौन सा है उसके बारे में जानते हैं। तो चलते हैं जानते हैं। बाहरी पहियों पर इसको उल्टा रहेगा, यानी एक आपका तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर आपका तीव्र जो है गति से जाता हुआ 4 पहियों का वाहन क्या होता है, तो बाहरी ये पहियों पर उल्टा लगेगा। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। अंदर के पहियों पर उल्टा नहीं, अंदर के पहियों में उल्टा नहीं लगता, जिस इस तरह से रहता है, तो ये बाहर का और अंदर का इस तरह से, तो बाहर के पहियों पर उल्टा लगता है, बाहर के पहियों में, और इसमें और बाहर की एक ही तरफ आपको फिसलेगा, बाहर की तरफ, ये भी बात सही, अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर की, जब भी फिसलता है ये बाहर की तरफ, तो ये आपका दोनों बातें सही है, फर्स्ट और सेकंड इसका सही है। 10 आपका जो है इक्वल टू बी आपका या इस तरह से भी अपन RG के रूप में रहता है, इसका थीटा जो इक्वल टू देखते हैं 10 थीटा इक्वल टू अविलंब में झुका होता है, R वृत्ताकार प्रतिक्रिया भी आपका गाड़ी का होता है। ये देख सकते हैं यदि कोई गाड़ी आपको वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है, तो वह मोड़ पर आपको बाहर की ओर फिसल लगती है, परंतु वह तब घर्षण तब बल भीतर की ओर लगा करके पर आपका अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उल्टा जाएगा। नेक्स्ट त्वरण का ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है, तो त्वरण आपका A बराबर होता है V - U अपॉन T। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, और उसमें ये आपका अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी अपॉन T के रूप में समय के रूप में देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पर है, ये ऑप्शन इसका सही है। V बराबर U + AT इसी से निकाला गया आपका। चलिए नेक्स्ट है गुरुत्व के अधीन आपका गति, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए एक और सभी लोग जितने भी अभी कनेक्टेड हो रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। चलिए ग्रहों के बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये कैपलर्स लॉ इसके बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं तो अपने अपने चलिए यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकें। और एक चीज़ बताना चाहेंगे आप लोग को, जिन लोग को ADU को लग रहा है कि आपका एग्जामिनेशन डेट जल्द ही आपका आज जारी किया जाएगा, बट ये है कि आपके पास पूरा जनवरी या पूरा फरवरी है, तो ऑलमोस्ट आपके पास 3 महीने का समय है, ज़्यादा नहीं है, 3 महीने का समय है, 2 महीने का ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं। उसी अनुसार आपको तैयारी करना है, ज़्यादा इधर भटकिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 2 महीने ही मान के चलिए, 60 डेज में जितना भी आपका टॉपिक है, चाहे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी कमज़ोर आपका है उस पर ज़्यादा समय देना है। बाकी एज यूजुअल आपको करते जाना है, जो आप प्रैक्टिस करते थे, सेट लगाते थे, आप अपना करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्व के अधीन को होता है ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में ऑर्बिट्स में परिक्रमा करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह आपको प्लैनेट्स कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का पूरा कहा जाता है। पृथ्वी का एक और
एक तथा मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के 1 होते हैं और मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। शनि के सर्वाधिक आपका 82 होते हैं और बृहस्पति का आपका 79 है। तो याद रखिएगा, ये लेटेस्ट डाटा है। ग्रहों की गति आपके संबंधित केपलर के नियम आपको जानते हैं। तो केपलर का क्या नियम कहलाता है? जर्मनी आपका ये खगोल शास्त्री है आपको जोहानस केपलर ने, याद रखिएगा, जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्नलिखित आपका 3 नियम दिया। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है। कितने नियम दिया? तो 3 नियम दिया। प्रथम नियम क्या कहलाता है? जैसे न्यूटन के होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, इस तरह से। प्रथम में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर आपका कार्य करते हैं, यानी सभी ग्रह जो आता है सूर्य के चारों पर आपका दीर्घ वृत्ताकार, कौन से? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में आपको परिक्रमा करते हैं। सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। द्वितीय नियम, सूर्य किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समानांतर में समान क्षेत्रफल पर आपका पार स्वीप करती है। नेक्स्ट, तृतीय नियम। द्वितीय नियम पर यह स्पष्ट करता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, और जब यह सूर्य के समिष्टस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तृतीय नियम, यह किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के आपका अर्धदीर्घ आपका दैर्घ्य आपका सेमी मेजर एक्सिस के दीर्घ तृतीय घात के घन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित निम्न अपने नियम प्रतिपादित किए। 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण आपके दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानी यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के दूरियों के आपको व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गणितीय में आपका जो अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को आपको इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि यदि ये 2 पिंड उनके मध्य द्रव्यमान जो होता है m1 और m2 है और एक दूसरे को r दूरी पर स्थित होता है, तो उनके बीच के कार्य करने वाला आकर्षण बल F बराबर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक जी को लगाते हैं। ये एक कांस्टेंट होता है जिसका है अनुपातिक आपका स्थिरांक कहते हैं, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का आपका स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में, अब दूरी मीटर में, द्रव्यमान आपका m1 और m2 किलोग्राम में, जी का मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। प्रयोगों द्वारा आपका जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम आपका किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों पूछा जाता है। तो डायमेंशन आपका हो जाएगा m इनवर्स L पर पावर Q T टू पावर -2 के रूप में जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटी के बारे में जानते हैं, यानी गुरुत्व और पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण। गुरुत्व यानी ग्रेविटी का वह आकर्षण बल है, याद रखिएगा, यह अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु का अपने केंद्र की ओर खींचती है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा सारे लोग, यह अट्रैक्टिव फोर्स है बाय विच द एनी ऑब्जेक्ट विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखिएगा, स्पष्ट है कि गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है जब अब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, यानी कि किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है और उसके गिरने का वेग जो होता है बराबर बढ़ता रहता है। यानी जब हम ऊपर से, मान लीजिए कि यहाँ से आपका 5th फ्लोर से गए, आपको कोई वस्तु को गिराएं या फिर छोड़ें, तो आपको जो है यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर जो है धीरे धीरे यहाँ पर आकर के और स्पीड से चलेगी, तो और जो है बराबर बढ़ते रहता है। अंत जो है उसकी गति में है त्वरण उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन, यानी कि जी होता है ग्रेविटी। इसी त्वरण को जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से आपको स्मॉल जी से आपको प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका डायमेंशन L T टू पावर -2 होता है। जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध हम जानते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपका जी इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर होता है। आपका जी तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, अभी मैंने ऊपर बताया ही। और नी आपका ME आपको जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, यानी पृथ्वी का। RE आपको पृथ्वी के त्रिज्या के रूप में जानते हैं। चलिए
ये घटना चक्र के बुक से आपको कंप्लीट करा रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ हम एमसीक्यू भी करवाएंगे। जितना एमसीक्यू अभी तक पूछे गए हैं, चाहे पीसीएस में हो, आईएएस में हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार में हो, कहीं भी आपका एग्जामिनेशन आया तो उसको अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी स्पष्ट है कि जी का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये हम सारे सब्जेक्ट करेंगे, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री आने में, फिर बायोलॉजी, फिर इन्वायरमेंट, सारे सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो हम जितना भी ऑलरेडी हम मेहनत कर चुके हैं पहले का क्लासेज अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको जैसा कि दिखाया ये सारे प्ले लिस्ट जो चल रहे हैं, तो उसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें मिलते रहे जाएंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों को दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराए जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई हो तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव या श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, जो भारी रहेगा वो पहले पहुंचेगा। पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी के तल पर विभिन्न स्तरों पर भिन्न होता है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है परिवर्तित होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है और ग्रुप डी में, रेलवे में, एसएससी में, बीपीएससी में भर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी तल पर जी का मान जो है आपको विषुवत रेखा पर सबसे कम यानी कि याद रखिएगा, और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, यानी पोल पर सबसे अधिक होता है और आपका विषुवत रेखा पर सबसे कम। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रिपल स्टार कर लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए, आप इसको मान के चलिए, ये हर जगह पूछा जाता है। 5 स्टार में लगा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। तो आपको विषुवत रेखा में सबसे कम ध्रुवों पर, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में क्या लोग भूल जाते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है, तो कभी वो बोलेंगे विषुवत रेखा पर अधिक या ध्रुव पर कम, इस तरह से। तो याद करने के लिए मैं बता देता हूँ। ध्रुव यानी कि पोल आपका सेंटर होता है। जब भी आपको जो है मान लिया अपने शरीर का नाभि आपका हो गया, तो नाभि में आपको पूरे सेंटर का जो है ऊपर और नीचे में आपका सबसे ज़्यादा आपका ताकत यहाँ पर होता है। इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। जब भी आप माँ के गर्भ में होते हैं तो आपको जो भी आहार मिलता है, एनर्जी मिलता है, या फिर आपका सांसें चलती है, वो माँ के गर्भ से चलता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज़्यादा पावर होता है, जिसके कारण हमें ये होता है। तो इसलिए आप ध्रुव पोल पर कोरिलेट कर सकते हैं, इस पर सबसे अधिक हो, आप होप की याद रहेगा। अब बाकी पोल में यहाँ के कोने में अगर कभी भी आप देखोगे, जब भी किसी कॉर्नर में, चाहे आपका गोला हो या किसी तरह से, या आपके शरीर का आपका कोई भाग हो, तो जो अगर एक अंगुली से किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर कम बल लगता है, या फिर आपका कम संभावना कि वो आपके हाथों में रहे, आपको छूट जाएगा। तो विषुवत रेखा का एक कॉर्नर पर आता है, ये आपका विषुवत रेखा यहाँ पर होता है, पोल यहाँ पर होता है, याद रखिएगा। तो कहाँ पर ज़्यादा बल होगा, तो यहाँ पर पोल पर ज़्यादा रहेगा जी का वैल्यू, इस तरह से। नेक्स्ट, उपग्रह की कक्षीय चाल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय एक कक्षा में परिवहन करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो ये उपग्रह पर आपका कक्षीय चाल जो होता है, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक आपका अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी पर उपग्रह पर लगाया गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यदि m द्रव्यमान का एक उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में भी नोड आपका चाल से आपको परिक्रमण आपका कर रहा है, तो वो उपग्रह पर आपका केंद्रीय बल क्या होता है, यानी F = क्या होगा, mv²/r होता है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल की अभिकेंद्रीय बल है आपका Gm(r²) mv²/r होता है। इसमें v0 कैपिटल G/m(e)/r होता है। जी मैंने बता दिया, आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है आपका। चलिए, एम ई आपको पृथ्वी की त्रिज्या होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। तो जी कैपिटल G/m(e)/r² होता है, Gme(r)² होता है, v0 G(r)² होता है, v0 RE√100 G/r के रूप में जानते हैं। चलिए, पलायन वेग, ये बहुत एस्केप वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई लोग इसके डिफिनीशन ही कई बार पूछ लिया जाता है।
इससे संबंधित एक वैल्यू है वो भी पूछा जाता है। सामान्यतः हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो आपका पिंड जो है कुछ ऊंचाई जाकर के पुनः पृथ्वी के आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट जाता है। लेकिन पलायन वेग वो न्यूनतम वेग, याद रखिएगा ये टर्म, वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चले, यानी आपके जो है क्षेत्र से आपका बाहर चला गया, गुरुत्वीय क्षेत्र से। गुरुत्व उस पर काम ही नहीं करेगा, जी का वैल्यू उस पर काम ही नहीं करेगा, तो आपको यह है और पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता है। पलायन वेग से फेंकने पर के लिए पिंड के जो है दी गई गति ऊर्जा जो है आपका क्या कहलाता है, पलायन ऊर्जा कहलाता है। आपका यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है और पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है तो पलायन वेग क्या होता है, तो बी एस्केप वैल्यू से d=√2g m/e अपॉन r होता है। जी आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। स्पष्ट ही पलायन वेग पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। यदि पृथ्वी त्रिज्या जो है जी पर आपका तुरंत जी है तो g आपका कैपिटल G m/e अपॉन r स्क्वायर होता है। जी m/e=g/r/e स्क्वायर होता है। v=√2g/r/e स्क्वायर अपॉन r होता है, √2g/r के रूप में जानते हैं। जी आपका गुरुत्वीय त्वरण =9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में लेते हैं और पृथ्वी की त्रिज्या r=6.371 × 10⁻⁶ आपका 6 मीटर का मान रखते हैं। ये कितना, तो 6.37 × 10⁻⁶ आपको मीटर रखते हैं। v वैल्यू रखेंगे तो आपको √100 आपको सारा वैल्यू रख दीजिए, √100 इसमें वैल्यू रखेंगे g/r में 9.2 × 9.8 × r का वैल्यू दिया है, त्रिज्या का वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या है 6.6 × 10⁻⁶। बाकी सभी लोगों को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 3 निकल जाएगा, 10⁻3 आ गया और ये आपका डबल हो जाएगा 144 यानी 11 इसको मल्टीप्लाई 11.2 आ जाएगा, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर क्यों, क्योंकि इसमें 3 आया था, 10⁻3 आया था, 10/1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ये तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 1 किलोमीटर, तो ये आपका हो गया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी में कई लोग गलती करते हैं 11.2 मीटर प्रति सेकंड लगा देते हैं या सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो वो गलत होगा, याद रखिएगा। स्पष्ट है यदि पिंड को जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा, याद रखिएगा। कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध क्या है, फिर आपको पृथ्वी के समीप किसी ग्रह के कक्षीय चाल v0 और पृथ्वी पर तल से फेंकी गई किसी वस्तु का पलायन वेग भी होता है, तो आपका v=2 × v0 होता है। स्पष्ट है यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह के कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह आपका उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर के पलायन कर जाएगा, √2 गुना हो जाते हैं, यानी √2 का वैल्यू होता है 1.414 आपको 414 के आसपास होता है लगभग। आपका सरल आपका आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको कहते हैं, जब कोई कण अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का दोलन सरल आवर्त गति के उदाहरण है। चलिए आपका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए थोड़ी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को गोलक आपका यानी BOB ही कहते हैं और तथा निलंबन आपका बिंदु पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से आपका लोलक के गुरुत्व केंद्र इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। सरल लोलक का आवर्त काल, किसी सरल लोलक का आवर्त काल टाइम पीरियड आपका होता है T=2π√100L/g होता है। L आपका सरल लोलक की प्रभावी लंबाई होती है, G आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है। स्पष्ट है कि लोलक का आवर्त का